तो पहले पढ़ देता हूं मैं, फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। लगा दीजिए भैया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सभी भाषाओं का अर्थ एक ही है। कब? जब वो परिभाषा से जुड़ेगा। परिभाषा आने के बाद भाषाओं का अर्थ एक है। ठीक है ना? कहाँ रख दिया मैंने? हाँ, नियोमी वो मेरा क्लास, हाँ रखा है नीचे ऑफिस में। तो सभी भाषा का अर्थ एक है, ये स्पष्ट होना। नहीं तो भाषा में भी बहुत दिक्कत रहती है। हम लोगों को लगता है कि इस दर्शन को केवल इसी भाषा में समझा जा सकता है, दूसरी भाषा में नहीं समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि हिंदी आज के डेट में हिंदी में सीखना काफ़ी सुगम है, क्योंकि सभी टर्मिनोलॉजी काफ़ी सेट है इसमें। इसलिए सबसे अनुकूल भाषा तो एक तरह से माना जा सकता है हिंदी है, कंपेयर टू किसी और भाषा से। फिर भी किसी भी भाषा में जा सकता है सच्चाई, एज लॉन्ग एज कि आप कारण गुण गणित को सेट करके बताएं। भाषा में यदि कारण ना हो और गुण ना हो, गणित वाली बात इतनी नहीं रहती है, लेकिन कारण और गुण तो चाहिए। ठीक है? तो वो भाषा की फिर थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। थोड़ा आपके अंदर दर्शन वाला भी बात जाना चाहिए, और फिर गुणात्मक भाषा हो जिसमें ये जो परस्परता में प्रभाव पड़ता है मूल्यों के साथ, भाव के साथ, वो भी जाना चाहिए। ठीक है? जैसे अगर आप देखेंगे तो बाबा जी ने पूरा जो दर्शनवाद शास्त्र लिखा है, दर्शन कारण भाषा में है, और वाद और शास्त्र ये गुणात्मक भाषा में है। बाबा जी ने गणित को बहुत यूज नहीं किया है। कुछ जगह नंबर है, जैसे मानव मूल्य कितने हैं, 6 है ना, स्थापित मूल्य कितने हैं, शिष्ट मूल्य कितने, ऐसे करके कुछ जगह है, लेकिन इतना भी नहीं है, बहुत कम है। संख्याओं का उपयोग ज़्यादा नहीं है। मेन उनका दर्शन का जो है वो कारण है, और वाद को गुण की भाषा में और शास्त्र को गुण की भाषा में रखा हुआ है। तो थोड़ा व्याख्या करते, एक्सप्लेन करते हैं, संबंधों को जोड़ते हैं, तो इस तरह से करते हैं। दर्शन पढ़ना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि सीधे डायरेक्ट अस्तित्व में वो है उसको कर रहे हैं। गुण में जा रहे हैं तो परस्परता में प्रभाव के साथ बताना पड़ता है, संबंधों में बताना पड़ता है। स्पष्टीकरण वहाँ से मिलेगा ज़्यादा, उसके अंतर संबंध को बताना पड़ता है। ठीक है? तो हर एक भाषा में अच्छे तरीके से बताया जा सकता है, ये सेंस है। चलिए, अगला प्रश्न लेता हूं मैं, और अभी केवल ये दिखा रहा हूं जो आपके सुनने में सहायक हो जाए। श्रवण क्रिया में सहायक होने के लिए कुछ स्लाइड बाबा जी का लिखा हुआ है, जो शायद आपके लिए सहयोगी हो जाए। तो प्रश्न है, पूछ रहे हैं, हम समझने में अटक कैसे जाते हैं, सीधे सीधे समझ क्यों नहीं आ जाता? ये प्रश्न है। भाई सुने और समझ में आ जाए तो अटकते क्यों हैं फिर? तो उसका उत्तर वो दे रहे हैं, इसका कारण है पूर्व स्मृतियां। यही मेन कारण है। हम पीछे का बैठा है। पूर्व स्मृतियों में क्या है? एक भौतिकवादी है और एक आदर्शवादी। इनके कारण से हम फंस गए हैं, इसलिए इसको सुन नहीं पाते, इसमें अटक जा रहे हैं। ठीक है? हमारी जो पुरानी स्मृतियां हैं इसमें बहुत बाधक है। और हमने कल या परसों मैंने लंबा समय बात किया था स्मृतियों को लेकर कि कितनी उसकी फंसावट, और सच में है। हमारे श्रवण का जो प्रयास है उसमें जो सबसे बड़ा हर्डल है वो है हमारी पूर्व स्मृतियां। तो वाद भी बैठा हुआ है जमकर, फिर लोगों से पंगे होकर बैठे, इतनी सारी नेगेटिविटी।
हम किसी से सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहते हैं, हम खुद ही अपने अंदर हट बैठा लेते हैं, ना समझे हुए भी समझा हुआ मान लेते हैं। ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे मेमोरीज में। हमारी स्मृतियाँ जो है ना बहुत गहरे में काफ़ी परेशान करने वाली हैं। तो उन स्मृतियों के कारण ही हमारा सीधे सीधे सुनना नहीं हो पा रहा है। जैसे बच्चे हैं तो उनका सुनना हो पाता है, मैं तो क्लास लेता हूँ, वही चीज़ बच्चों को बताता हूँ, दिन भर उनमें वही चलता रहता है और बहुत जल्दी उनको बात पच जाती। इवन बच्चों में मैंने देखा, जैसे मैं सुख शाला में जाऊँगा और वही चीज़ मैं शांति शाला में जाता हूँ, तो शांति शाला के बच्चों को थोड़ा देर लगता है, उनके अंदर स्टेबल भी नहीं होता, उनको समझने में भी कठिनाई होती है, वो बार बार पूछते भी है, उनके अंदर पता नहीं क्या बोल रहे हैं हम। अच्छा हाँ, 6वीं से 8वीं तक मैं जब बताता हूँ तो 6वीं से 8वीं तक के बच्चे धीरे पकड़ते हैं, 3री से 5वीं तक के अच्छा मैं रोज ऐसा भी ट्राई किया कई बार, यही क्लास वहाँ लेता हूँ मैं खाली अपने समझने के लिए कैसे लेते हैं, वही क्लास मैं इसमें करता हूँ, वही क्लास उधर जाके करता हूँ और देखता हूँ कि जो 7-8 में बच्चे हैं उनको पकड़ना कठिन है और जो 4-5 में है पकड़ पाते हैं। तो क्या हो गया, दोनों बच्चे ही हैं, उनके अंदर भी काफ़ी मेमोरीज बिल्ड हो गई है, उनके लिए बहुत कठिनाई है। छोटे बच्चों में हो जा रहा है, मतलब आप सोचिए 4, 5 और 6, 7, 8 मतलब 3 साल के 2-3 साल के अंतर में ही बहुत डिफरेंस है। हम अभी इतने बड़े हो गए, हमारे पास कितनी मेमोरीज हो गई लेयर, तो ये स्मृतियों के कारण नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है ना। तो मनुष्य के पास जीवन में पूर्व स्मृतियां रहते ही हैं। जब हम जब मानव चेतना संबंधी बात का अध्ययन शुरू करते हैं, उसमें जब कभी भी विमुखता आती है वह पूर्व स्मृतियों के इसके विपरीत होने से होती है। पूर्व स्मृतियों के इसके अनुकूल होने पर यह कंटिन्यू होता है, समझ रहे हैं। तो स्मृतियां बहुत गहरे में काम करती हैं हमारे अंदर वस्तु को सुनने के लिए। तो ये थोड़ा ध्यान देने की बात है कि आप कैसे करेंगे, उसका थोड़ा मैंने प्रैक्टिस बताया था आपको। स्मृतियों को हटाने का एक तरीका है, आपको अपने से जो श्रेष्ठ पहचाना, देख तो एक तो ये है कि आप समझ रहे हो तो आपको समझाने वाला भी निश्चित करना पड़ेगा। हम क्या है कि समझाने वाले पहले मतलब समझ रहे होते हैं। मान लो परिचय शिविर में क्या होता है शुरू में, तो परिचय शिविर में ये होता है कि हमारे लिए एकदम नया कंटेंट होता है, तो जो भी समझाता है एकदम उसको बहुत ऊंचाई पे रख देते हैं हम लोग, ठीक है, पहला शुरू में होता है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो जो समझाने वाला तो उससे रूबरू होते हैं, हमारी थोड़ी दोस्ती हो जाती है, उनसे बहुत इंटरेक्शंस होते हैं, तो धीरे धीरे उनको जो पहली बार माना रहता है उससे थोड़ा हम कम मानते हैं, ये होने लगता है। फिर एक समय आता है कि हम भी बताने लगते हैं, तो उनको अपने समान मानने लगते हैं। सम्मान भले देते हैं लेकिन समान मानते हैं कि भाई ये वो भी बता रहे हैं, हम भी प्रबोधक साम, तो ऐसे चलने लगता है। और फिर थोड़ा देर आगे जाते हैं तो जो बता रहा होता है उसमें थोड़ा सा लगता है कि इनको थोड़ा पता नहीं है, अब उनको ना पता होने वाला दिखने लगता है। फिर उसमें व्यवहार का और ये सब देखने लगते हैं कि भी इनका कैसा आचरण है, कैसा व्यवहार है, ये सब। फिर धीरे धीरे उनका रिजेक्शन भी आने लगता है, फिर उसमें सिलेक्शन आने लगता है, कौन सेलेक्ट हुए तो उसके हमारे फेवरेट बन जाते हैं, फेवरेट हो गए, ये इनके साथ सुनना, इनके साथ नहीं सुनना। फिर जिनके साथ सुनना है इसको अगर देखने जाएंगे तो अब भी हमको एक भी नहीं दिखा, हमको एक भी निश्चित नहीं होता कि भाई इन्हीं के साथ हम लगकर पूरा समझ लें, हमको मिलता ही नहीं अब कोई। फिर क्या हुआ, प्रसाद के जैसा भी इधर उधर उधर 4 मंदिर पे गए, भाई जाओ लेकिन आपको किसी के साथ भी लगना चाहिए, ये भी एक जरूरी काम है। पहचानिए तो किसी को तो पहचानिए जिसके साथ आपको लगता है कि मैं समझ लूंगा। अभी क्या हो रहा है, माइंडसेट में ऐसा हो जा रहा है कि हर व्यक्ति में अधूरापन ज्यादा दिखता है, ठीक है। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद हमारे एक ही गुरु रहते हैं, वो है आदरणीय बाबा जी। अब मैं डायरेक्ट उनसे समझता हूं, समझ रहे, बीच में सभी को निकाल देता हूं। ये भी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, कड़ी कोई टूटती नहीं है। ऐसे समझे तो आपके भी बच्चे हो जाएंगे, आप क्या, आप तो अभी समझे नहीं तो आप क्या बोलेंगे,
बाबा जी ऐसा कहते हैं, तो वो बच्चा किससे कनेक्ट होने लगेगा? फिर बाबा जी से। फिर हमारा शरीर बूढ़ा हो गया, वो बच्चे के बच्चे हो गए, उनको तो भी समझ, वो क्या बोलेंगे? ये बाबा जी का था। अब बाबा जी फिर उनके बच्चे हो गए, फिर वो क्या बोलेंगे? बाबा जी का था। अब भैया अब कोई अब एक ही है समझा हुआ, बाबा जी, और वही आपकी कल्पना बन गई कि कोई समझा हुआ है। ऐसे तो कभी पार ही नहीं पाएगा। परंपरा की फिर क्या बात है? कोई कनेक्टिविटी तो चाहिए। तो समझने के लिए मेरे अनुसार, मैं इसमें देखो मैं अपना अनुमान बता रहा हूं, जैसे मैंने इसको समझा है, इसमें सही गलत की बात नहीं करो। यहाँ पे जितने हैं सब प्रस्ताव है, जो मेरा अपना निष्कर्ष बना है उसको हम रख रहे हैं। गलती होने के चांस है, आप अपने जिम्मेदारी पे जांचिए। समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है, आपको कोई किसी के साथ आप समझ सकते हैं, ये भी थोड़ा निश्चयन करना पड़ेगा। और वो कोई हो सकता है, आपको अपने से जो श्रेष्ठ है उसके साथ जुड़ करके थोड़ा काम करना पड़ेगा। अगर हम आप साथ में जाएं और सबका नेगेटिविटी ढूंढते रहे, अब क्या हुआ? ये भी होता है कि सभी में अधूरापन है, तो हम क्या करेंगे? सबका अधूरापन देखते हुए थोड़ा इनसे लेंगे, थोड़ा इनसे लेंगे, थोड़ा इनसे लेंगे, तो सब में तो अधूरापन है, लेकिन सबसे ज्यादा पूरा किधर है? मेरे में, क्योंकि मैंने तो सबसे ले लिया, तो सबसे ज्यादा किसके पास है? अभी मेरे पास है। अब ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी आ जाते हैं। इन सब से क्या हो रहा है कि केवल जो मेरे सुनने का पात्रता है वही नहीं डेवलप हो रहा है। श्रवण तो बाद में होगा, अभी तो मैं श्रवण करने की पात्रता में ही नहीं हूं, मैं श्रवण का पात्र नहीं हूं। समझ रहे हो? श्रवण के लिए जो माइंडसेट चाहिए, उस माइंडसेट पे काम करना जरूरी है। हम बोले माइंडसेट ही नहीं है और हम सुन लेंगे दर्शन को। इतने आवेशों में जाकर के, इतने अंतर विरोधों में, आप सोचिए हम कितने अंतर विरोध से घिर गए अभी। और इस मानसिकता के साथ हम सही सुनने भी जाएंगे तो कितना सुन पाएंगे? सुनना ही नहीं होगा। तो सुनने के लिए हमारे पास कोई पूर्व का कंडीशन, ये जो मेमोरीज हमारी बिल्ड होती जा रही है, उसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी चाहिए, स्मृतियों में सकारात्मकता होना चाहिए। निगेटिव तरीके से जाके आदमी पार नहीं पाएगा। ठीक है, ये भी एक जरूरी काम है। तो उसको आप कैसे काम करते हैं, वो काम करना आपको बेहद जरूरी है। ठीक है, बस लगाइए भैया। तो ये हो गया। एक और है, इसको भी कर लेते हैं। प्रश्न है, जीव चेतना में जी हुई पूर्व स्मृतियां इसके अनुकूल कैसे हो सकती हैं? आदमी हर तरह से पूछता है, या भैया अब तो जीव चेतना में ही है, मेमोरीज भी आप कैसे बताओ अनुकूल कैसे होगा? तो ये इनका प्रश्न है। उत्तर में है, पूर्व स्मृतियों में, अब देखिए हर चीज का एक सकारात्मक उत्तर भी है, ये भी आपको समझ कि कैसे उत्तर देते हो। पूर्व स्मृतियों में हमारी शुभ के लिए सहज अपेक्षा को लेकर भी हमारी स्मृतियां हैं। जैसे परिवार की कामना है, समाज में एक अच्छी काम, तो स्मृतियों में एक अपेक्षा तो है ही। उस वाले भाग को पहचानना है। जब हम उसको योग्यता वाले भाग में जा रहे हैं तो दिक्कत आ रही है हमको। अपेक्षा को पहचाना कि मानव में अपेक्षाएं हैं। अगर हमको मान लो परंपरा में ही जा रहे हैं तो वो भी स्मृति हो गई मेरे अंदर, तो मैं परंपरा में क्या देखूंगा? तो उसमें उन्होंने जो अपेक्षा व्यक्त किया है ट्रेडिशन में, जैसे किसी ने अपेक्षा व्यक्त किया वसुधैव कुटुंबकम, या सभी लोग सुखी हों, ये अपेक्षाएं हैं। विश्व शांति हो, ठीक है, ऐसे कोई बहुत सारी अपेक्षा पूर्व में किया गया। तो वो जो पूर्व का मेमोरी आपके पास ही है, उसके साथ सबके साथ विरोध नहीं कर सकते। उसमें भी आपको अपेक्षा वाला भाग देखना है कि भाई इसमें अपेक्षाएं सही थी, ये अपेक्षाएं सही थी, और उन सही अपेक्षाओं को लेना है जो पहले से आपके अंदर बैठा है। क्या होगा उससे? आपके अध्ययन में हमको कहीं घायल नहीं होना है। घायल होते ही हम आवेश में आ जाएंगे। समझ रहे ना? अगर हम किसी से थोड़ा भी पंगा लेंगे तो मेरे अंदर क्या आ जाएगा? आवेश। और आवेश में श्रवण नहीं हो सकता, बहुत कठिन काम है। हमको तो इन आवेशों से मुक्त होकर के अध्ययन में लगना है। अध्ययन के लिए आवेश मुक्ति जरूरी है। आवेशित गति में अध्ययन नहीं होता, स्वभाव गति में ही
अध्ययन होता है। तो आवेश केवल स्मृतियों के कारण है और उसमें हमको अपने को ठीक करना पड़ेगा। उसमें काहे को कंजूसी करें। हर व्यक्ति के पास शुभ के पास जाने का रास्ता है, चाहे छोटा हो, पतला हो, संकीर्ण हो, पर बना हुआ है। संवाद करते हुए शुभ के लिए सहज अपेक्षा से जुड़ी स्मृतियों पर ध्यान दिलाने की आवश्यकता है। प्रतिकूल पूर्व स्मृतियों को आगे बिछाने से हम अटक जाते हैं। ठीक है भाई, हर आदमी सुखी होना चाहता है, समाधान चाहता है, समृद्धि चाहता है, धरती पे संतुलन आना चाहिए, है ना। धरती अभी बर्बाद हो रही है, हमको क्या चाहिए धरती पे? संतुलन। आप कैसे जीना चाहते हैं? तृप्ति पूर्वक जीना चाहते हैं, आनंद में जीना चाहते हैं, हम निरंतर सुख के ही प्यासे हैं। आपका आत्मा बैठी हुई है, आत्मा तो निरंतर सुख ही चाहती है, आप भी चाहते हैं। यही सब बात बतानी पड़ती है कि आप ये चाहते हो, देखो आप धरती पे संतुलन चाहते हैं और स्वयं में तृप्ति चाहते हैं, ये आप चाहते हैं। ये उसके अंदर दिखना ही चाहिए कि मेरे अंदर बैठा हुआ है। मैं इस तरह से, मैं धरती का भी सुख चाहता हूं और खुद में भी तृप्ति चाहता हूं। ठीक है, ये इसको याद करके हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर इस आधार पर मैंने यह निष्कर्ष निकाला है, यदि हम मानव चेतना संबंधी बात शुरू करते हैं तो पीछे की जीव चेतना संबंधी बातों को लेकर जितनी भी स्मृतियां हैं उनको थोड़े देर के लिए रोक के रखा जाए। इसके साथ मिलाने का प्रयास नहीं किया जाए, मत मिलाइए। पीछे वाला पीछे का है, इधर वाला इधर का है, इन दोनों का कोई मेल नहीं हो सकता। ये दोनों अलग प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है अध्यात्म में वही बात किया गया, इसमें थोड़ा सा बदल दीजिए तो यही हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीछे विगत का एक भी लाइन नहीं है, एक भी वाक्य नहीं है, उसको मिलाने का कोई मतलब नहीं है। पीछे के किसी भी शब्दों को, परंपरा के किसी भी शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है। इस दर्शन में क्या नहीं किया गया है? परंपरा के शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है। सुने क्या मतलब है? बताइए थोड़ा, कोई माइक लेकर, क्या समझे आप? परंपरा के शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया, जी बताइए, माइक दीजिए। जीवन दर्शन की रोशनी में नए शब्दों को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। हाँ। या परिभाषित है। आप इनसे सहमत हैं या दूसरे लोग बताइए? जी पीछे दीजिए। देखिए ना, बोलो, कुछ सुनाई तो देना चाहिए, बताइए। हाँ भैया, जो मुझे समझा, जब जिस दिन अध्ययन की परिभाषा की ना, उसी दिन मुझे ये चीज़ समझा कि बाबा जी ने जो अध्ययन किया डायरेक्ट अस्तित्व से किया, तो उन्होंने पहले वस्तु को देखा फिर शब्द दिया। बहुत सही। अब शब्द तो उनको परंपरा से ही लेने थे। हाँ, इसीलिए हमें परिभाषा के साथ रह के इसको अध्ययन करना है। लेकिन बहुत बढ़िया, शानदार। परिभाषा परंपरा के शब्दों का नहीं किया है, अस्तित्व में देखा, जो देखा उसको बताने के लिए एक परिभाषा दिया और उसके लिए शब्दों का चयन किया, और वो शब्द पहले से परंपरा में थे, लेकिन परंपरा शब्दों को परिभाषित नहीं किया है। यानी उसको नई अर्थ छाया देकर दर्शन के रूप में रखा। हाँ, अस्तित्व में हो नई, फिर वही वहां से निकलते नहीं, आप एकदम बैठ गए हैं उधर से। यानी जो नई परिभाषा शब्दों को दी, शब्दों यही बता गया नहीं, आप बोल रहे हैं ना कि परिभाषित किया गया, पर शब्द अस्तित्व में देखा गया। पहले क्या है? अस्तित्व में देखा गया, शब्द को नहीं परिभाषित किया गया है। हाँ, अस्तित्व में जो देखा गया उसको शब्दों में रखा गया। यस, अब सही है। हाँ, और उन शब्दों को पहले परिभाषित ही हो गया, परिभाषा हो गया। को शब्दों में ही तो डालेंगे। वस्तु देखा, उसको देखने के लिए कुछ शब्दों को मिला करके परिभाषा विधि से बोला, और उन परिभाषाओं का एक एक नाम रखा हुआ है कि ये है, ये है, ये है, ये न्याय। न्याय शब्द परंपरा का अलग है, उसको नहीं परिभाषित किया कि परंपरा में क्या न्याय बोला गया या न्याय क्या वस्तु। न्याय को नहीं, ये चीज अस्तित्व में है, अब मुझे कोई नाम देना है। जैसे पानी अस्तित्व में है, अब पानी तो मुझे दिख रहा है लेकिन मुझे कोई नाम देना है, तो मैंने नामकरण किया कि इसको मैं पानी बोलूंगा।
ऐसे ही उन्होंने हर एक वस्तु को देखा, उसका नामकरण किया। नहीं तो क्या हो गया, परंपरा के शब्दों को परिभाषित करने का मतलब पहले तो है, तो जो लिखा गया है उसको रीडिफाइन कर रहे हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो उसके कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग प्लेटफॉर्म पे ही चल रहा है। तो ये जो पुरानी स्मृति है उसको हटाना ही पड़ेगा। तो फिर इससे कोई मतलब ही नहीं है। अभी पानी नहीं दिखा, नहीं कल्पना देख रहे हैं, पहले बताया बहुत सारा। पानी देखना एक कठिन काम है। अभी मत सोचिए पानी देख लेंगे, वो अस्तित्व तो समझ में आएगा तो ही पानी दिखेगा, खाली वहां रहने से नहीं दिख रहा है। तो बाबा जी को मतलब अस्तित्व में अध्ययन किया, मतलब हर वस्तु, हर जो वस्तु है उसका साक्षात्कार करके वस्तु देखा उन्होंने, अरे, और पानी- वस्तु देखा उसके बाद देखिए। फिर मतलब जो शब्दों थे, जो परंपरा में शब्दों थे, उसमें से शब्दों का चयन करके, उसका शब्दों का सिलेक्शन करके, खाली ये शब्दों को वो वस्तु दिखाने के लिए उन्होंने परिभाषा और ये दिया। मत सोचिए कि पानी बोलने से आपको पानी दिख रहा है। ये सामने पानी, ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है? हाँ कि ना? नहीं दिख रहा है, कल्पना दिख रही है। अभी यही बताया कि पानी देखना इतना आसान गेम नहीं है, उसके लिए काफी मशक्कत चाहिए। अगर दिख रहा होता तो कोई एक नदी में जाके पूज रहा है, उसको जल पी करके लग रहा है मैं पाप से मुक्त हो गया। दूसरा जाके सीनरी लेके फोटो ले रहा है पानी का। तीसरा उसके अंदर कलर देख रहा है, हरा नीला। चौथा जाकर के कुछ और कर रहा है। पांचवा उसमें गंदगी डाल रहा है। छठवां कार धो रहा है। सातवां कुछ और कर रहा है। कहां पानी दिख रहा है? दिखा? भैया, जो जैसा मान रहा है पानी के साथ वैसा कर रहा है। एक आदमी गया अपना लोटा लेके सुबह सुबह पानी ऐसे डाल रहा है, नहीं देखा है? कहाँ देखा? वो पानी दिखा उसको? वही पानी नलके का ला के रोड पे डालता है, मैं रोज देखता हूं, हमारे मोहल्ले में ही करते। उधर जो है पाइप लगा के कार धोते हैं और इधर लोटा लेके ये भी डालते हैं, दोनों पानी ही है। अब दुरुपयोग मैंने पानी नहीं दिखा ये बोल रहा हूं आपको। अभी पानी एक अलग ही चीज है। बोलूं? उसका मतलब ये बोल सकते कि अस्तित्व में बाबा जी ने जो देखा उसे हमें दिखाने के लिए परंपरा से शब्द का चयन करके रखा। परंपरा में शब्दों का चयन ही नहीं किया। Actually परंपरा क्या में जो हुआ, शब्द थे बताने के लिए उनके पास जो हुआ वो बता देता हूँ। क्या हुआ, जब ये देख लिया उन्होंने तो सोचा कि इसका क्या शब्द दिया जाए। तो उनके पास बहुत सारे शब्द आते थे, एक के 40-50 भी आ जाते थे, बहुत सारे घुमड़ घुमड़ के शब्द आते थे। फिर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये वाली वास्तविकता को ये शब्द देंगे, ये वाली वास्तविकता को ये बोल देंगे, ये वाली को ये बोल देंगे। ऐसे हुआ है। उनके पास तो केवल वास्तविकता ही थी नामकरण के लिए, और जिन भाषा को जानते थे उस भाषा में शब्द उभर के आए। लेकिन वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। अब शब्द कैसे है जिससे मनुष्य को सच्चाई का भास हो, सत्य भास हो जाए, उस अर्थ में ऐसे शब्द उनके पास आए। एक अलग ही है वो, परंपरा का कोई इसमें लेना देना पुछिल्ला है नहीं। बताइए। फिर वही, आप वही निकलते ही नहीं है भाई। उनको आप बाद में बताना, वहां पे वो निकलना ही पड़ेगा। उधर से नहीं है, इधर से है ही नहीं, उल्टा चल रहा है। उन्होंने जो बताया भैया ने, पीछे से उधर से चल रहा है, आप इधर से ही बार बार जा रहे हो। बताया था कल, अपेक्षा, उपयोगिता, प्रभाव, कल बताया था इसी को। हमारे अंदर हमको लड़ाइयां चल रही होती हैं, हमको लगता है यार कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि जिसमें से लड़ाई बंद हो जाए। अब क्या नाम दूं, दे दिया, शांति होनी चाहिए। हम पानी पी रहे, हमको प्यास लगी, एक वस्तु थी, पहचान लिया, कोई उपयोगी चीज मिल गई, उसका नाम देना चाहता हूं, अपनी उपयोगिता के आधार पे पानी दे दिया, ठीक है, उपयोगिता है। अभी पानी एक वस्तु है जो चारों अवस्था के संतुलन के लिए ये प्रकट हुआ। क्यों? वो एक अलग कहानी है पानी दिखना। पानी जब दिखेगा तो हमको शक्तियों का अंतर नियोजन होगा। मतलब ये इधर भी काम कर रहा है,
इधर भी काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है। ज्ञानावस्था के लिए ज्ञान भी देता है कि शक्तियों का अंतर नियोजन से विकास होता है, वो पानी से भी दिखता है, अभी आपको नहीं दिख रहा है उसमें, समझे? वो तो बाद में दिखेगा पानी। तो इस पानी से एक प्रेरणा भी मिलती है ज्ञान की, चारों अवस्था के लिए काम करता है वो। बस वो कहानी उन्हें पहले तो उधर से उधर का बैठाइए उल्टा, उसके बाद ही बात होगी, इधर से नहीं हो सकती है। मतलब बाबा जी ने पहले अनुभव से नीचे मतलब उस हाँ, दर से ही नीचे आया। हाँ। हम लोगों को क्या करना है, अभी पानी को देख मतलब शब्द को सुनना है, उसके बाद अर्थ बिठाना है, वो मतलब फिर वस्तु देखेगी। हाँ मतलब देखो, बाद में वस्तु दिखेगी। हाँ देखो ये क्या है, बाबा जी ने अस्तित्व में अनुभव किया, अनुभव के बाद उनको अनुभव का बोध हुआ। पहले तो अध्ययन किया, अध्ययन किया तो कोई शब्द ही नहीं है, आशा विचार इच्छा चुप है, ठीक है। सीधे कहाँ से हुआ, साक्षात्कार, फिर उनको बोध, फिर अनुभव, अनुभव में संपूर्ण जो सत्य है वो आ गया, उसका बोध, बोध से साक्षात यहाँ पे आया, उसका नाम है चिंतन। चिंतन को अब जब चिंतन किया कि भाई संसार में कैसे प्रकट होगा, अब उनके पास शब्द आए, समझ रहे? अब उसको प्रमाणित करने के लिए वही सच्चाई जो अनुभव में है उसको बताने के लिए यहाँ पे आई श्रुति। ये जो दिख रहा है उसका भाषाकरण किया, फिर वही श्रुति उनके स्मृति में गई। अब उनके स्मृति में वो नहीं है जो आप देख रहे हैं, संसार स्मृति में नहीं है, ये है अस्तित्व उनकी स्मृति में है। उन स्मृतियों से आपको बताते हैं, वो भाषा जो करण किया उसको रिकॉल करके बता रहे हैं। तो वो स्मृति अब नई स्मृति है, जो संसार में जिन स्मृतियों को लेकर चले थे वो तो समाधि में ही खत्म हो गया, वो अब स्मृति है ही नहीं उनके अंदर, कोई भी मेमोरी का कोई भी चीज नहीं है, वो स्मृतियों से वो नहीं जी रहे हैं। अब ये जो अनुभव मूलक आया उसके साथ उनके जो स्मृति बनी उसके साथ जी रहे हैं, वो एक अलग ही प्रोग्राम है, ठीक है। तो उधर से फिर इधर आए तो अब लोगों को बता रहे हैं, लेकिन बता रहे नामकरण इधर है ना, मतलब अस्तित्व में है ना, उसका नामकरण कर रहे हैं कि भाई इसको क्या नाम दिया जाए। हम क्या कर रहे हैं, अब हम शब्दों का चयन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ मान लो हम लोग शब्दों का चयन कर रहे हैं, अब चयन सुनते ही उसकी एक पूर्व स्मृतियां हैं, पहले से अटैच है। हर एक शब्द सुनते हैं थोड़ा हमारे पास कुछ अटैच है, अब अटैच है तो पहली बार हम उसी से सुनते हैं, फिर उनका हम एक परिभाषा देखते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं तो उसी पुरानी स्मृतियों के साथ ही परिभाषा पढ़ते हैं, तो उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, हमको जैसा लिखा वैसा नहीं सुनाई दे रहा, कुछ और ही सुनाई दे रहा है हमको। तो धीरे धीरे कोई व्यक्ति आपको चाहिए, वो व्यक्ति क्या करता है कि आपके स्मृतियों में जो शब्द के अर्थ बैठे हैं उसको रीसेटिंग करता है कि भाई ये अध्ययन ये नहीं है, अधिष्ठान का साक्षी ये नहीं है, अनुभव की रोशनी इसको कह रहे हैं, स्मरण ये है, श्रवण ये है, देखो ऐसे का। वो कोई आपको फिर सेटिंग करने वाला चाहिए, वो सेटिंग करके आपको क्या करता है कि ये जो चयन शब्द आपने किया है उसके अर्थ को क्लियर करता है दूसरा व्यक्ति। फिर मुझे धीरे धीरे उस शब्द से अर्थ दिखने लगता है कि अच्छा ये अर्थ कह रहे हैं यार। जब अर्थ दिखता है तो हमारे जीवन में खुशहाली आ जाती है। अब वो जो अर्थ है वो परंपरा के अर्थ से बिल्कुल भिन्न है, एक नया अर्थ में आ गया, और उस अर्थ से ही अब वस्तु जुड़ती है, वो अर्थ से अब वस्तु का साक्षात्कार होगा, वो अर्थ के साथ अब वस्तु जुड़ी हुई है। तो एक नई सेटअप है इसमें, पुराने से नहीं चल सकता ये। तो क्यूरियोसिटी का ये क्वेश्चन है कि जैसे बाबा जी को आशा विचार इच्छा जब उनकी वो हो गई समाधि अवस्था में, तो स्मृति सारी चली गई, तो फिर भाषा भी चली गई होगी। हाँ, भाषा नहीं रहता है समाधि में, ना तो भाषा रहता है ना कुछ रहता है। तो फिर आपने बोला शब्द ऊपर आते हैं, फिर उसमें से चयन करते हैं, तो फिर जब अनुभव हो गया हाँ। तो चिंतन में आया, अब उनको यथार्थ को प्रकट करना है, तो यहाँ फिर शब्द आने लगते हैं। शब्द कौन सा आया, वही जो परंपरा में था उसमें से एप्रोप्रिएट शब्द आ गया उसके लिए। और जैसे समाधि हुई और उसके बाद बाबा जी और माता जी तो साथ में ही रहते थे, तो फिर वो माता जी के साथ वार्तालाप कैसे करते थे अगर स्मृति में? तो सामान्य बात जो बातचीत है अब वापस
तो सामान्य हो तो हो गया। वो तो समाधि के बाद देखो, एक चीज है कि समाधि के समय में अध्ययन हो रहा है ना, तो उनका एक तो अपना अस्तित्व का पूरा पता है। अब वापस आ गए तो उनका कोई मम्मी होगा, पापा होगा, ये तो था ही पहले से। तो अब उसके, लेकिन उसका उनके ऊपर कोई वो नहीं है लेना देना, वो तो केवल ऐसे ही है, उससे कुछ उनका ऑपरेशन नहीं। लेकिन माता जी कैसे कर रही होंगी, वो तो वही पुराना जो लेके चल रही होंगी, फिर वैसे ही कर रही होंगी। मतलब समाधि अवस्था में रहते हैं तभी स्मृति चली जाती है, जब वापस आते हैं तो वो तो वापस सब। हाँ, हमेशा होता है। शरीर अध्यास होते ही फिर से आएगा ना। वो तो जैसे दरवाजा गिर गया था, अब उनको नहीं पता है, वापस आए तो पता तो हुआ ना कि भाई 1 इंच धंसा था, ये हुआ था, ये हुआ था, सब पता है। और उसको अभी भी बता रहे हैं, ये तो उस समय बताया नहीं, आज भी उनको याद है कि ये हुआ था सब। और आप जो कह रहे हैं इसीलिए बच्चों को ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाता है, क्योंकि उनके पास शब्द पुराने कुछ डेटा है ही नहीं। हाँ, डेटा नहीं है, बस फट से पहुंच जाता है। जैसे 8वीं में क्या हुआ, डेटा पर्याप्त है इधर का, इतना में से ही काफी गड़बड़ हो जाता है उनका। में अब इधर उधर करो, छटपटाहट आ जाती है, समझ रहे हो। मैं तो रोज क्लास लेता हूँ और रोज देखता हूँ, वही बता के देखता हूँ, इधर बताता हूँ, उधर बताता हूँ। जो जितना ऐसे नीचे है उतना जल्दी है, और ऊपर जाते हैं तो ये बड़ा मुश्किल है। हर दिन का मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो ये डेटा आते, और हम लोग अगर बड़े हो गए तो फिर और ज्यादा है, क्योंकि अध्ययन वो जो मान लिया, फिर पढ़ भी लेते हैं, फिर और सुन भी लिए, और इधर उधर से मिला लिया, बैठा दिए। अच्छा, एक क्या होता है, कई बार ना लॉजिक भी इतने तगड़े बैठा देते हैं, भाई एक चीज को करने के लिए कई जगह से फिट किया हुआ है, अब उसमें कुछ नया आ गया तो बड़े कि अब क्या हो गया ये, क्योंकि उसकी एक करने से सबकी एक रीसेटिंग होती है। अब हर चीज रियलाइन करना पड़ेगा, उससे जुड़ा हुआ चीज। तो आदमी में जो थोड़ा सा पेशेंस नहीं होता है, वो तो एकदम बिफर ही जाता है, उसको लगता है यार क्या हो रहा है, मुझे नहीं सुनना अभी, ऐसे भी होने लगता है। तो भैया, हाँ, यहाँ किधर, नीचे नीचे। हाँ, जैसे कि बाबा जी के बारे में बात हो रही कि जब समाधि की स्थिति थी उनकी, तो उनकी आशा विचार इच्छा चुप हो गई। फिर उनको इसके बाद साक्षात्कार हुआ। हाँ, डायरेक्ट साक्षात्कार हुआ। डायरेक्ट साक्षात्कार हुआ, फिर बोध, फिर इसके बाद अनुभव। हाँ, तो अनुभव के बाद फिर जब वापस आए, हाँ, तो बोध हुआ, मतलब बोध के बाद फिर संकल्प, हाँ, इसके बाद साक्षात्कार में चिंतन, हाँ, कि अब हमें संसार में इसको प्रमाणित हाँ, करना। कैसे जाएगा। हाँ, तो यही क्रम है। हाँ, बस। और चिंतन से इच्छाओं में परिमार्जन होता है। जो पुराने था वो सब तो रहता नहीं है, एक नई चीज आ गई, उसको बता रहे होते हैं चित्रण से। सारे शब्द कहाँ होते हैं, चित्रण में आ जाते हैं, चित्रण में शब्द है। अभी भी जब हम लोग को साक्षात्कार होगा तो उसमें कोई शब्द नहीं रहेगा, हम रहेंगे, वस्तु रहेगा, शब्द खत्म हो जाएगा। शब्द चित्रण तक रहेगा, साक्षात्कार में शब्द नहीं रहेंगे। शब्द विहीन है ना वस्तु, जैसे पानी है, इसमें कोई शब्द थोड़ी है। इसके अंदर आप देखिए कहीं वर्ड है, पानी किधर है वर्ड, पानी तो है ही नहीं उसके अंदर। वैसे अस्तित्व में वस्तु है, उसमें कोई शब्द नहीं होता। अब क्या हुआ, पानी अभी ऐसा दिख रहा है, साक्षात्कार में एक अलग दिखेगा, अस्तित्व में उसका होना रहना दिखेगा, क्यों है, कैसे है, ठीक है, तो अलग दिखेगा। वही पानी अलग दिखेगा, वो आपको अलग प्रेरणाएं भी देगा। हर चीज से मनुष्य संसार में अस्तित्व में जो सहअस्तित्व रूपी व्यवस्था है उसको प्रमाणित करने की जगह पे आएगा, सबसे समाधान प्रोड्यूस होगा। जी, तो आपने 3 लेवल बताए कि अभी पानी कुछ अलग दिख रहा है, साक्षात्कार में कुछ अलग दिखेगा, सहअस्तित्व में और कुछ अलग दिखेगा। नहीं, साक्षात्कार में वही दिखेगा जो वहां से गलती नहीं होती है। हाँ, धीरे धीरे क्या होता है कि उसका दायरा बढ़ता जाता है, और उसका देखने का, हाँ, हाँ, उसका, हाँ, ठीक है। लेकिन उसमें क्या, पहले पानी नहीं दिखेगा, पहले तो सहअस्तित्व दिखेगा, सहअस्तित्व में पानी दिखेगा। वो सब नहीं, वो सब देखने, पानी का प्रयोजन, पानी क्यों है, कैसा है। अगर अभी भी देखेंगे तो पानी, जैसे भाई क्या होता है, पानी जब आता है ना, जैसे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 ही चीज होती है। तो हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन सबसे पहला परमाणु, उसके पेट में पानी है, ठीक है। हाइड्रोजन का एक आचरण है निश्चित, ऑक्सीजन का बिल्कुल उससे विपरीत आचरण वाला है।
फिर क्या हुआ, धरती पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर पूरा कहानी बताया था, वो डेवलप हो गए। उसमें क्या हुआ, जो ताप था वो पहले न्यूक्लियस में गया, नाभिक की तरफ गया। जो एक्सेस ताप था सारा आवेश किधर पचा, पहले नाभिक में, जितना परमाणु में पच गया। फिर नाभिक से जो उस परमाणु की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जितना चाहिए वो तो उसमें लग गया, लेकिन फिर भी एक्सेस है, तो वो क्या हुआ, फिर न्यूक्लियस से बाहर निकला, उससे निकला विकर्णीय उष्मा। तो इसमें जो रेडिएशन है वो निकला। ये रेडिएशन क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उससे, उस रेडिएशन से मिलके हाइड्रोजन ऑक्सीजन में एक योग हो गया। योग मतलब मिलन हो गया, इनका मिल गए। तो मिलने का क्या अर्थ है, योग का क्या अर्थ है, यौगिक क्रिया हो रही है। तो ये जो पुराना है उससे दोनों में एक परिमार्जन हो गया, एक और बेहतर स्थिति पे आ गए, उनका विकास हुआ। विकास क्या हुआ, पदार्थ से प्राण अवस्था उदय हुई। ठीक है, समझ रहे हैं, तो विकास हुआ कि नहीं। तो योग से क्या हो रहा है, जब भी मिलन होगा हम आगे और परिमार्जित स्थिति पे आ जाएंगे। ये मिला, कहां से हो रहा है, ये पानी से शुरू हुआ परिमार्जन। ठीक है, तो अब आगे पानी आ गया तो उसी से फिर पेड़ पौधे आ गए, फिर उससे जुड़ा हुआ पशु शरीर और फिर मानव शरीर। मानव शरीर में भी जो जीवन है, शरीर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उसके अंदर एक रसायन जल आ जाता है ब्रेन में। ब्रेन का मेन फंक्शन न्यूरॉन्स नहीं है, ब्रेन का मेन फंक्शन जिसमें जो रियल मेधस का डेवलपमेंट है वो न्यूरल नेटवर्किंग का नहीं है। ब्रेन के अंदर एक रसायन जल आया जो बहुत ही फाइन लेवल का जल है। उसी जल की एक महिमा है कि वो जीवन उसमें अपने प्रभावों को छोड़ पाता है। वो पानी से ही आया है, वो पानी यहाँ आ गया। फिर हम लोग, अब इमेजिनेशन आ गया उसमें, मानव में ये डेवलप होके, फिर वो पानी के साथ हमने वापस, अभी हम पी रहे हैं सबको, एक दिन हमको मध्यस्थ दर्शन का प्रस्ताव मिल गया, तो हम प्राणी से भी अब ज्ञान लेना, हमको अर्थ है तो अर्थ समझ में आया। तो ये भी समझ में आया कि पहली बार पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था विकसित हुई, एक अवस्था से दूसरा अवस्था प्रकट हुआ। कब हुआ, जब वो जो शक्ति है, जो ताप था, वो ताप का अंतर नियोजन हुआ, वो न्यूक्लियस की तरफ गया। जब तक ताप बाहर निकल रहा था तब तक विकास नहीं हुआ। जब ताप मध्यांश की ओर गया, मध्यांश में नियोजित हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यौगिक क्रिया शुरू हुई। समझ में आ रहा है। तो शक्तियों के अंतर नियोजन के बाद पदार्थ से क्या हुआ, प्राण प्रकट हुआ। हमारे पास भी शक्तियां हैं। कौन सी शक्तियां हमारे पास, आशा विचार इच्छा, ये हमारी शक्तियां हैं जीवन की। ये शक्तियां अभी किधर है, बहिर्गमित है, बाहर जा रही है। ताप सारा, इसके लिए हम सब तप्त हैं, आवेश के रूप में जा रहा है ना अभी सब। अब हमको क्या करना है, इन्हीं शक्तियों को बाहर नहीं जाने देना है। इसको किधर डालना है, मध्यांश की तरफ, आत्मा की तरफ डालना है। तो ये कल्पना की ताकत को हमको आत्मा के लिए लगाना है। आत्मा के लिए लगाऊंगा तो क्या होगा, अंतर नियोजन होगा उसका, और उससे फिर मेरा चेतना में विकास होगा। हम नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएंगे। जीव चेतना से मानव चेतना प्रकट होता है। ये बात हमको पानी से समझ में आया। इतना है पानी। पानी वो पानी है ही नहीं जिसको आप देख रहे थे, पानी कुछ और ही है। ये एक नहीं, नियम एक अलग चीज हो, तो पूरा बताया आपको। निश्चित आचरण मतलब नियम, क्रिया का नियंत्रण ही नियम है। कोई क्रियाएं चल रही हैं, उसका जो नियंत्रण है, क्रिया बारंबार चलती रहे, उस नियंत्रण का नाम है नियम। वो निश्चित आचरण से होता है। भैया, जैसे 2 अंश का परमाणु है, कभी भी 2 अंश साथ में आएंगे। मान लो हीलियम है जिसमें कि 6 अंश है, मान लो वो टूट गया, टूटने के बाद ऐसे बन गया कि 2 अंश वाला बन गया, तो उसका आचरण क्या होगा, हाइड्रोजन जैसा।
कभी भी दो अंश के परमाणु होंगे वो हाइड्रोजन ही होगा, उसका वही आचरण होगा। इसका नाम है नियम। हाँ भैया ये भी देख सकते हैं, मतलब जब बाबा जी ने 3 प्रश्नों को लेकर समाधि तक गए, मतलब उसकी आशा विचार इच्छा सिर्फ वो 3 मतलब वो प्रश्नों के लिए थे। मतलब अनुभव के बाद में वो आशा विचार इच्छा में इस तरह की समझ आई कि मतलब आशा विचार इच्छा ही बदल गई। मतलब वो 3 प्रश्नों को तो उत्तर तो मिल गया, वो मतलब उत्तर लेके तो बैठ सकते थे, मतलब वो आशा विचार इच्छा तो परिमार्जन हुआ ना, मतलब हाँ, वो तो सही बदल की गया ना। तरफ। सही है ना, उसी से तो संसार में प्रकट हो रहा है, क्योंकि संसार में प्रकट आशा विचार इच्छा से ही होगा, बट जो कल्पना अस्पष्ट थी उसकी बजाय क्या होगी, उसकी स्पष्ट गति हो गई। कल्पना की स्पष्ट गति, स्पष्ट गति में क्या है, कर्म करने के लिए स्वतंत्र और फल भोगने के लिए स्वतंत्र। जो उनको अनुभव दिखा है उसको वो अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहले क्या हुआ, सत्य को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ये बात कही गई। सत्य क्या है, अव्यक्त है। ज्ञान क्या है, अव्यक्त है, उसको वचन से नहीं कह सकते, है ना, वो वचनीय नहीं है, ऐसा माना गया। अब क्या यहाँ पे हो गया, ज्ञान ही वचनीय है, ज्ञान को व्यक्त किया जा सकता है। ये कैसे पता चला, कल्पनाशीलता की स्पष्ट गति से, क्योंकि उसके जो फल हैं वो आ जा रहा है। जी भैया, तो अंश की बात हो रही थी, तो क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ रहा हूँ। जो हाइड्रोजन के लिए आप 2 अंश बता रहे हैं, मतलब नाभि में जो है, जो परिवेश में जो है, वो दोनों को मिलके आप अंश बोल रहे हैं? नहीं नहीं, नाभि वाला भी अंश है, परिवेश वाला भी अंश है। तो वही तो, हाइड्रोजन में नाभि में एक है, परिवेश में एक है, वो हाँ, दोनों तो मिलके इसलिए 2 अंश है। 2 अंश हो गए बस, ठीक है, चलिए लगाइए भैया। तो नहीं, अभी इसको करना पड़ेगा। परिवर्तन और परिमार्जन की प्रक्रिया सतत चल रही है सह अस्तित्व में। इसको करते हैं हम लोग। कहाँ मैं था, इस आधार पर मैंने यह निष्कर्ष निकाला, यदि हम मानव चेतना संबंधी बात शुरू करते हैं तो पीछे की जीव चेतना संबंधी बातों को लेकर जितनी भी स्मृतियां हैं उनको थोड़े देर के लिए रोक के रखा जाए, इसके साथ मिलाने का प्रयास नहीं किया जाए, इसके साथ तौलने का प्रयत्न ना किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से मानव चेतना संबंधी बात का अवगाहन करने में अवरोध होता है, उसको ग्रहण करने में, उसको लेने में, उसको समझने में क्या होगा, अवरोध होता है। पूर्व स्मृतियों को छोड़कर यदि वस्तु पर ध्यान दिया, तो वस्तु के प्रयोजन पर ध्यान दिया तो उससे अपना गति बनता है। तो आपको छोड़ना पड़ेगा क्या, पूर्व स्मृतियां। इस विकल्प का जो प्रस्ताव है उससे कोई वास्तविकता इंगित है, आपकी कल्पना यदि उस तक पहुंचा देता है तो उसको स्वीकारने, बोध करने, अनुभव करने और जीने की कड़ियों के साथ सुना जाए तो समझ में आता है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो केवल सुनने वाली बात हो गई, सुनते हैं फिर भूल जाते हैं। इस तरह प्रयोजन के साथ हम जुड़ते नहीं हैं। हर सुना हुआ चीज भूल जाएगा, कुछ दिन परिभाषा याद रहेगी, कुछ दिन बाद परिभाषा भूल जाएगा। इधर का पढ़ा, उधर 10 पेज पढ़ा और पहले पेज में क्या लिखा था, खत्म। किताब पढ़ रहे हैं, अभ्यास दर्शन शुरू किया, पहला पेज पढ़ा, 50वें पेज पे पहुंचे, चौथे पेज पे हम क्या पढ़े थे हमको पता ही नहीं है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, एक सिद्धांत है, सुना हुआ चीज भूल सकता है, समझा हुआ चीज हमको भूल नहीं सकता। सुनी सुनाई बातें भूल जाती हैं, समझी हुई बातें हमेशा हमारे अंदर बैठी रहती हैं। ठीक है, तो ये है। आगे थोड़ा धीरे चल रहा है अभी। क्या ये सब आपको इसलिए सुना दे रहा हूं क्योंकि इससे आपका विश्वास और बढ़ेगा। जो हम लोगों ने बात की उस बात में और ज्यादा विश्वास बढ़ जाएगा। ठीक है, पानी देखे, अभी भी पूरी कहानी नहीं बताया, फिर भी काफी बता दिया कि पानी अभी आंख से जो दिख रहा है वो चीज नहीं है, कोई और ही चीज है। पीना, प्यास बुझ गया और देख लिए, वो तो उपयोगिता के आधार पे नाम दिया था। ये जो अभी बताया वो उपयोगी वस्तु के आधार पे नहीं बताया, व्यवस्था में
अस्तित्व में होने का प्रयोजन और रहने में प्रमाण के साथ कैसे जुड़ा है वो। ठीक है ना। अपने जीने में हम पहले गलतियां किए हैं, फिर अब नए सिरे से शुरुआत कैसे करें, उनका प्रभाव तो है ही मुझ पर, उसको कैसे अलग करके रखा जाए, ये प्रश्न है। शायद आपके प्रश्न भी होंगे ऐसे। हम इन्हीं सब प्रश्नों को रखे हैं जो शायद हम सबके अभी अध्ययन करते समय इस अध्ययन शिविर के लिए प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है। उत्तर है, भ्रमित अवस्था में जीता हुआ आदमी गलतियां करने में विवश होता है, गिरफ्त नहीं होता। ठीक है। क्योंकि सच्चाई के लिए खिड़की कहीं ना कहीं हर व्यक्ति में खुली ही रहती है। सहीपन की अपेक्षा में ही हम गलती करते हैं। सहीपन की स्वयं में अपेक्षा ही अध्ययन का आधार है। यह सूत्र है। आपको मैंने कुख्यात डाकू देवी सिंह के बारे में बताया था, जिससे मैं मिला था। बहुत बड़े डकैत थे और काफ़ी इनके नाम से आप तो जानते होंगे मध्य प्रदेश में, है ना। तो एक बार उनके घर पे आए वो डाकू देवी सिंह, बाबा जी के यहाँ मिलने आए थे। तो उनसे बात किया उन्होंने, तो उसकी बात बता रहे। तो मिला था, उसने 20 खून किए होंगे। मतलब मध्य प्रदेश में डाकू देवी सिंह का एक बहुत बड़ा उस समय वो था, लोग बहुत डरते थे उससे। वो जैसे गब्बर है ना अपने शोले में, वैसे समझो वो देवी सिंह है। हाँ, रॉबिन हुड की तरह। हाँ, तो देवी सिंह बहुत ही वो है। तो होंगे कोई, मतलब डाकू डाकू है, देखिए कैसे भी करो, उससे डर तो लगता है ना। डाकू सुनने से भाई डाकू है, देवी सिंह आपके सामने खड़ा हो जाए, कुछ भी हो, आपको तो डर लगने लगा कि डाकू है। तो उनसे बात किया तो उन्होंने 20 खून। मैंने उनसे पूछा, क्या अपने बच्चे को यही करवाना चाहोगे? किससे पूछा? डाकू देवी सिंह से पूछा कि अपने बच्चों को यही करवाना चाहोगे? उसने उत्तर दिया, नहीं, यह वाहियात काम है, मेरी मजबूरी है जो इसे मैं करता हूं। यदि मैं उनको नहीं मारूंगा तो वे मुझे मार देंगे, इसलिए वो कर रहे हैं। अपने बच्चों को क्या चाहते हैं? वो सुशील बनाना चाहते हैं। कौन? डाकू देवी सिंह। वो नहीं देना चाहते जो खुद कर रहे हैं। तो इसका मतलब उनके अंदर सहीपन की स्वीकृति है कि नहीं? सहीपन की स्वीकृति ना हो तो क्यों करना चाहेगा आदमी? हम गलतियां करते हैं, गलतियों को स्वीकार थोड़ी होती है। हम सहीपन के साथ ही रहते हैं, हमारी स्वीकृति सही के साथ। क्यों है ऐसा पूछोगे तो क्योंकि आत्मा और बुद्धि बैठी हुई है, आत्मा का भी उसमें प्रभाव रहता है, इसलिए गलत हमको स्वीकार नहीं होता। हर आदमी सही क्यों चाहता है। आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पहले, अच्छा इतना भी पढ़ लोगे तो भी हम कितना आवेश हम में से समन हो जाए। जो लोगों के बारे में हमने अपने अंदर बैठा लिया, ये ऐसे हैं वैसे हैं, उनके साथ शिकायतों से भरे हैं, तो उससे हम मुक्त नहीं हो जाएंगे। क्योंकि हर आदमी क्या चाहता है? सही तो चाहता है, सहीपन तो है ही उसमें। आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पहले से सुने हैं, पढ़े हैं, स्वीकारे हैं, अस्वीकारे हैं। कुछ बातों में आप विवश हैं, कुछ में प्रसन्न हैं। ये सब आपके साथ आप गुजरे ही हैं। इन गुजरी हुई बातों के साथ आप पूरा संतुष्ट नहीं हुए हैं। पूरा संतुष्ट होने के लिए आपके सामने यह मध्यस्थ दर्शन का प्रस्ताव है। पूरा संतुष्ट होने का जो यह प्रस्ताव है उसको ठीक से सुनना होगा, जीने की कड़ियों के साथ सुनना होगा, तभी आप सार्थक रूप में सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। इस बात को आपको स्वयं में तय करना होगा। जब यह तय होता है तब पूर्व स्मृतियां सस्पेंड होता है। ठीक है, ये बात है। पूर्व स्मृतियों को इस तरह से हम पीछे रख सकते हैं। भाई खत्म तो नहीं हो जाएगा, लेकिन सस्पेंड हो जाता है जीवन में, याद नहीं रहता है, हम दूसरे जगह से काम करने लगते हैं। ठीक है ना जी। तो ये बात है। सच्चाई को समझते हुए अपनी व्यवस्था को बारंबार रास्ते में लाकर बिछाना उचित होगा या अनुचित होगा? क्या लगता है? हम हर बार ला रहे हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते, हमसे क्यों नहीं होगा। बारंबार जो ला रहे हैं उचित है कि अनुचित, ये तो सोचना ही पड़ेगा हमको। इस तरह व्यवस्था को बार बार लाने, आगे लाना, समझने में लगने वाले समय को बढ़ा देता है। बढ़ाता है कि नहीं? होता ही है।
इसलिए यदि शीघ्रता से समझना है तो आप इस उपाय को अपना सकते हैं। अपनी व्यवस्थाओं से संबंधित जो बातें हैं उनको सस्पेंड करके रखा जाए, प्रस्ताव को समझने के बाद फिर सोचें। चाहत के रूप में हम सभी में शुभ को ही चाहा है, अच्छेपन की तृषा चाहत के रूप में हर व्यक्ति में है। जब अच्छेपन को स्वीकारने जाते हैं तो पूर्व स्मृतियां परेशान करती हैं, ऐसा हमने ऐसा सोचा था, ऐसा किया था, दूसरे ने ऐसा किया था आदि, ये गति में अवरोध करते हैं। जब हम अच्छेपन को स्वीकारने जाते हैं तो पूर्व स्मृतियां क्या हो गया इसमें? हाँ, तो ये परेशान करती है। तो वही जो दूसरे, तो बात जो हम लोग कर रहे थे कि सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए अभी क्या है, पूर्व स्मृतियां और लोगों के बारे में हम बहुत सारी चीजें बैठा लेते हैं और उसमें नए नए बैठाते ही जाते हैं। हमारे अंदर ना एक अभ्यास हो गया है, समझ रहे हो कि नहीं? और ऐसा हो गया वैसा, और फिर लेके पंगा लेके बैठ जाते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ना हमारे अंदर ये जो अवरोध है ना, हम खुद ही बढ़ा ले रहे हैं। इसको हम पे काम करना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये अध्ययन में बहुत बाधक, और इसमें दिक्कत ये होती है कि ऐसा कर रहे होते हैं और अपने को अच्छा मानते हैं हम लोग कि मैं ठीक हूं, वही गलत है। हम कर रहे होते हैं यही और हमको लगता क्या है कि वो गलत है, जबकि स्मृतियां किस में बैठ गई? आप में स्मृतियां बैठ गई उसको लेकर, है कि नहीं? उसने ये किया वो किया, उसको लेकर आप स्मृतियों में तो बैठ गए और गलती भी किधर ढूंढ रहे हैं? उधर ही। लेकिन जो ढूंढ रहे हैं वो तो आपकी स्मृति में ही आ गई ना, ये विरोध, ये गलतियां। तो इस तरह से हो जाता है। सर्वशुभ का स्वरूप जब समझ में आ जाता है तो व्यवस्थाएं अपने आप से वाइप ऑफ हो जाती हैं। पत्ते के तने से चिपके रहने का ताकत जब तक रहता है वह चिपके रहता है। जब कभी वह ताकत समाप्त हो जाता है, पत्ता अपने आप से नीचे झड़कर गिर जाता है। इस तरह से जो हमारे पुराने निरर्थक सोच विचार जो स्मृतियों के रूप में हैं, वे समझ स्वयं में स्थापित होने पर अपने आप झड़ जाते हैं। आपको फेंकना नहीं है, झड़ जाता है, गिर जाता है, ये बात कह रहे हैं। और ये बहुत आवश्यक है हमारे समझने में। हमारी पूर्व स्मृतियां बहुत बड़ी बाधा है। जो पूर्वाभ्यास हैं, जो पूर्वाग्रह हो जाते हैं, जिस तरीके से हमारे अभ्यास हो गए हैं एक दूसरे को देखने का, ये हमारे लिए संकट पैदा कर रहा है। ठीक है, जीव चेतना में हमने जितनी भी व्यवस्थाओं का अंबार लगाया हो वह एक कागज के टपोरे जैसा ही है। इस टपोरे को ढेर करने के लिए एक चिंगारी ही पर्याप्त है। ठीक है, ज्यादा नहीं है। एक चिंगारी लगाएंगे, कागज का जैसे ढेर लगा हुआ है, एक चिंगारी गया और सारा पूर्व स्मृतियां जल गया। ठीक है, भ्रम स्वयं में पतंगा जैसे हिलता ही रहता है। भ्रम में जीता आदमी अपने सुखी होने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाता है, इसलिए उसका जड़ ही हिला रहता है। इसीलिए समझ में आने पर वह उखड़ जाता है। भ्रम से बनी हुई जितनी भी स्वीकृतियां हैं वे भय, प्रलोभन और आस्था के रूप में ही हैं। इसके अलावा भ्रम का और कोई पहुंच कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप एक बार सन्मार्ग के लिए, सद्बुद्धि के लिए, सत्प्रवृत्ति के लिए एक बार कल्पना करके तो देखिए। शब्दों से इंगित वस्तु हमारी कल्पना में आ जाए, उसको अनुभव प्रमाण पूर्वक अपने जीने में प्रमाणित होने की कड़ियों के साथ कल्पना करके देखिए। कल्पना तो जीवन में रहता ही है, इसमें किसको क्या तकलीफ है? समझने के बाद सोचिए समझ के अनुसार जीना है या नहीं। ठीक है, एक और पढ़ देता हूं। अध्ययन में मन लगना, ये सारे बाबा जी का ही है। जीवन ज्ञान के लिए आशा ही जिज्ञासा है। जीवन ज्ञान के लिए आशा ही जिज्ञासा है। तो फिर आशा किसके लिए रखें आप? जीवन ज्ञान हो जाए इसके लिए, इस आशा को बलवती किया जाए। ठीक, अध्ययन में मन
लगता है तो अनुभव होता है, मन नहीं लगता है तो पूरा ठीक से सुना भी या नहीं यह भी कहा नहीं जा सकता। मानव सुनता है या यंत्र सुनता है, इसका भी निर्णय होना आवश्यक है। हमारे सुनने से कल्याण होगा या यंत्र के सुनने से कल्याण होगा, इसका भी निर्णय होना आवश्यक है। आज समझ में आई? कौन किसको सुनना है? रिकॉर्डर को? रिकॉर्डर को तो सुनने से कल्याण नहीं होगा ना। हाँ, हम लोग को क्या है, रिकॉर्डर चाहिए ज़्यादा, रिकॉर्डिंग सबसे जल्दी करना है, इसलिए सुनने पे इंटेंसिटी रहती नहीं है। इसलिए मैंने ही कर दिया, भैया हमारा रिकॉर्ड मत करो, मेरा कोई रिकॉर्ड मत करो, आप बैठ के सुनो, जो आ जाए वो आ जाए, बढ़िया है। आपको ये अभी मिलेगा नहीं। अब सोच रहा हूँ क्या करें यार घबराओ मत, घबराओ मत मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्या है, ये जो हमने बैसाखियां बना लेते हैं ना रिकॉर्डिंग, जो ही आप रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं आपने अपने सुनने को पोस्टपोन कर दिया है। बस ये जीवन में एक फीलिंग आ गई कि बाद में भी सुना जा सकता है। अब आप नहीं सुन रहे, श्रवण से कहीं कुछ और चले गए, श्रवण ही नहीं कर रहे। लोगों को तकलीफ होती है, ये क्या कह दिए, अभी तक तो मैं कहीं जाकर के ऑन करके रख देता था स्पीकर के पास, इसमें क्या दिक्कत है, मैं तो बैठ के सुन ही रहा हूं, उसको चलने दो। नहीं, आपने जो किया यही दिक्कत है उसमें, ये दिक्कत है, क्योंकि आपको पता है कि आप बाद में सुन सकते हो, आपको अभी नहीं सुनना है। क्या है, जीवन भाव से चलता है, बहुत सूक्ष्म रूप से उसमें कुछ फीलिंग रहते हैं। जो ही आप एक ट्रिगर दबाया वो एकदम अलग ढंग से ऑपरेट करता है, एक इधर किया तो अलग ढंग से करता है। ये सब जीवन के अंदर है, कंसंट्रेशन ही नहीं रहता जीवन का। तो हमको सुनना पड़ेगा, तो थोड़ा भी अपने को लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, और बाद की बात बाद में सुन लेंगे, इससे कोई समझ का लेना देना है ही नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। सुनना अभी है ना, तो सुनिए, ठीक है। कल्याण, हम सुनते नहीं है, हमारा मन दूसरी चीजों में लगा रहता है, इसलिए समझ में नहीं आता। मन एक साथ 3 दिशाओं में काम करता है। जिस शब्द को सुना है उस वस्तु के अर्थ के साथ यदि हमारी कल्पनाशीलता तदाकार होता है तब सुना, नहीं तो क्या सुना, ठीक है। अध्ययन में मन कैसे लगे, कैसे लगे हमारा मन फिर? तो कह रहे हैं मन कहीं ना कहीं लगा ही रहता है, ऐसा नहीं कि मन कहीं नहीं लगा है। आप कह रहे हैं अध्ययन में मन कैसे लगे, इसका मतलब कि मन लगा ही नहीं, कहीं लगा है। अध्ययन यदि प्राथमिकता में आता है तो अध्ययन में मन लगता है, एकमात्र रास्ता है। क्या रास्ता मन लगने का? मन कैसे लगता है? यदि अध्ययन प्राथमिकता में आता है तो मन क्या होता है? लगता है। प्राथमिकता ही नहीं है अध्ययन की, उसके ऊपर भी बहुत सारे चल रहे हैं कार्यक्रम। समझने के लिए मन लगता है तो समझ में आता है, समझने के लिए मन नहीं लगता है तो उटपटांग जगह लगा ही रहता है। अभी चाहे ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, अज्ञानी हो, तीनों का मन सुविधा संग्रह में ही लगा रहता है। तीनों का क्या है? मन किधर लगा हुआ है? सुविधा संग्रह। एक्चुअली मन वहां व्यस्त है, सुविधा संग्रह में, ठीक है ना। उससे छूटे बिना समाधान समृद्धि के लिए मन कैसे लगेगा? अभी जिस परंपरा में हम हैं वह झूठ है। कितने लोग इस निर्णय पे पहुंच गए हैं? आप जिस परंपरा में हैं वह झूठ की परंपरा है, इस पे कितने लोग निर्णय पे पहुंचे हैं? परंपरा ने जो झूठ दिया उसी का हम अभ्यासी हो गए हैं।
प्रैक्टिस में मेरे आ गया है। क्या? झूठ। झूठा जीवन जीने का अभ्यासी हो गए हम सब, इसलिए ये सब गड़बड़ी हो रही है। जैसे आचरण पहले विचार बाद में, आचरण करके हमारा विचार बदलता है। हम सही आचरण करेंगे तो सही विचार आएंगे। हम आहार करने से हमारा मन बदलता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इस तरह के झूठ के साथ हम लोगों को बात करते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भैया ये गलत बताया गया है, तो फिर क्या? यह झूठ परंपरा में है। इस झूठ को पालने के लिए संसार में 1000 उपाय हैं। दूसरा उदाहरण, सबसे बलशाली को ही जीने का अधिकार है। जो सबसे बलशाली है उसको जीने का अधिकार है। जीना किस लिए? सुखी होकर ना। जी सकता है उसको पे ऐसा अधिकार। तो देखिए ये सब मन जो चाहते हैं उसमें हमारा, हम जो चाहते हैं उसमें हमारा मन लगता ही है। हम किसी वस्तु को चाहें और उसमें हमारा मन न लगे, ऐसा होता नहीं है। हमारे चाहना में ही आनाकानी है। आनाकानी है क्योंकि हम दूसरी किन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। मन जिसको ज़्यादा मूल्यवान माना रहता है उसमें लगा रहता है। मन किस में लगा रहता है? जिसको मूल्यवान मानता है। सिंपल सा बात है। ठीक है, मन लगाने के लिए फिर आपको दिखना चाहिए। बाद में आता है प्रश्न, प्राथमिकता कैसे निश्चित हो? फिर तो क्या करना है? तुलन पूर्वक। तुलन एक बहुत बड़ी चीज है। तुलन पूर्वक, यह बड़ी चीज है या वह बड़ी चीज है, इसका तुलन होना, इसी से प्राथमिकता आती है। क्या बड़ा है इसको तौलना, उसको तौलने से प्राथमिकता आती है। और तौलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? मनन। इससे प्राथमिकता सेट हो जाता है। ठीक है, तो मनन पे बात करते हैं हम लोग। तुलन कैसे होता है? मनन से। क्या प्रायोरिटी में आना चाहिए, क्या बड़ा क्या छोटा, ये मनन से तय होता है। मनन के बगैर तय ही नहीं होगा रास्ता, किस रास्ते पे जाएं। तो मनन है वो रास्ता जिस पे तय होता है कि हमको किधर जाना है। ठीक है जी। तो श्रवण के बाद क्या करना है? मनन से हो जाता है एकदम पक्का कि हमको किस दिशा में जाना है। 2 रास्ते रहते हैं, एक रास्ता है न्याय धर्म सत्य और एक रास्ता है शरीर मूलक प्रिय हित लाभ। एक रास्ता अनुभव के लिए और एक रास्ता शरीर मूलक। ये किससे हम अलगा लेते हैं? मनन पूर्वक। मनन पूर्वक क्या हो जाता है? सेट हो जाता है कि मुझे अनुभव के रास्ते पे ही जाना है, मुझे न्याय के रास्ते पे ही जाना है, मुझे धर्म के रास्ते पे ही जाना है। तो मनन होने से जो मन है अब वो न्याय के लिए ही जाएगा, उसी का नाम है मनन। न्याय धर्म सत्य का पलड़ा भारी हो जाना। ठीक है, हम तौलते हैं ना तुला पे, कोर्ट में देखे होंगे ना, एक पहले एक लेडी का उस पे ऐसे पत्थर का रखते थे, उस पे तराजू होता था, न्याय, उस पे एक पलड़ा है ना, वेइंग स्केल है। आपको तौलना है, जीवन में भी तौलता है जीवन हर समय। जिसका पलड़ा भारी है वही उसके जीवन की प्राथमिकता है। जीवन हर समय तौल रहा है, जिसका पलड़ा भारी है उसके लिए वो प्रयासरत है। सिंपल सा कहानी है। पलड़े के ऊपर लाभ बड़ा है, वही उसके लिए जिएगा। कुछ भी करो वो कुछ नहीं करेगा, लाभ के लिए करे कि वही बड़ा है उसके लिए। ठीक है, तो मनन क्या क्रिया है? जिसमें न्याय बड़ा हो जाता है। हमारे जीवन में न्याय प्रायोरिटी में आ जाता है, प्राथमिकता में आ जाता है। इसको मनन कह रहे हैं। फिर
तो कुछ परिभाषा देखते हैं मनन की। अरे वो तो अभी भी बिना उसके पहले ही वाइप ऑफ होने लगता है। आप सार्थकता को स्वीकारते हैं, मुझे समाधान से जीना है, आप थोड़ा कंक्लूजन तो बनाइए कि जितना मैं जिया मैं तृप्त नहीं हूं। मैं पहले ही दिन बोला, मैं जो कुछ किया जो कुछ जिया उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। हुआ ये बात? अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, ये निष्कर्ष निकल गया मेरे अंदर, वहां से अपने आप ही पूर्व स्मृतियां, क्योंकि भाई देखो जो ही मैं जागृति की ओर देखूंगा, अगर इष्ट मेरा जागृति है तो पूर्व स्मृतियां बनी रहेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। वाइप ऑफ ही होती है, फिर सस्पेंड हो जाता है। वाइप ऑफ नहीं होता है, सस्पेंड हो जाता है, पहले वो पीछे चला जाता है। हमारे लिए मुद्दा क्या है अभी? तो एक मेजर प्रॉब्लम है श्रवण का। अब हम लोग थोड़ा सा मनन पे बात करते हैं। लगाओ भैया। तो मनन की कुछ परिभाषाएं हैं यहाँ पे। मनन क्या है? पूर्वानुक्रम को स्वीकार करना। मन वृत्ति का, वृत्ति चित्त का, चित्त बुद्धि का, बुद्धि आत्मा का, आत्मा अस्तित्व सहज संकेतों को स्वीकार करना, ये मनन है। ठीक है, एक्चुअली पहला ही परिभाषा, मेन परिभाषा उसको लेकर चलिए। इसमें क्या हो रहा है कि जो मन है अभी किधर लगा हुआ है? शरीर की तरफ ना। ये जो मन है, मन किस तरफ देख रहा है? शरीर की तरफ। यदि मन वृत्ति के संकेतों को लेने लगे और उसके अनुसार चलने लगे तो इसका क्या नाम होगा? मनन। मनन का मतलब है वृत्ति में जो न्याय धर्म सत्य है उसके अनुसार मन के चलने की तैयारी। मन वृत्ति के अनुसार चले, इसको मनन बोल रहे हैं। ये पहला है। और मनन कहां तक होता जाएगा? यहां तक पूरा, ये सब मनन नहीं होता जाएगा। ऐसे ही वृत्ति चित्त के संकेतों को स्वीकारेगा, चित्त बुद्धि के, बुद्धि आत्मा के, तो मनन पूरे जीवन में ही हो रहा है। अनुभव तक मनन करता रहता वो। ठीक है, तो मनन एक लंबी प्रक्रिया है, वृत्ति तक रुक जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। मनन का मतलब है पूर्वानुसंगी क्रम को स्वीकार करना। पूर्व में जो उसके पहले है, दो तरीके से, पूर्वानुसंगी और परानुसंगी। परा मतलब, पर मतलब शरीर, और पूर्व मतलब उसके पहले वाली चीज जो है पूर्व। तो पूर्व क्या है? मन के पूर्व में क्या है? वृत्ति। वृत्ति के पूर्व में चित्त, चित्त के पूर्व में, और बुद्धि के पूर्व में आत्मा, और आत्मा के पूर्व में क्या है? पहले यहाँ पे अस्तित्व, सहअस्तित्व। ठीक है, तो ये जो पूर्व के संकेतों को ग्रहण करता है, ठीक है, उसका क्या नाम है? मनन। उसको मनन कह रहे हैं। तो मनन एक लॉन्ग प्रोसेस है। जब आप अनुभव को प्रमाणित करने जाएंगे तो फिर क्या करता है? मनन से बदल करके क्या हो जाता है? अब वो वृत्ति को, जैसे मन है संसार में देखेगा तो मूल्यांकन की क्रिया शुरू हो जाती है। संसार में हमने व्यवहार कैसा किया, कार्य कैसा किया, सही किया कि नहीं किया, ये मूल्यांकन है। और मन वृत्ति के संकेतों को ग्रहण कर रहा है, उसके अनुसार चलने की तैयारी कर रहा है, इसका नाम है मनन। ठीक है, मन वृत्ति को पहचान पा रहा है कि है, ये हमसे बड़ा है, ये अनुभव है। बात समझ रही? तो दो तीन चीज हो गया। एक है मन क्या पहचान पा रहा है? हमसे कोई बड़ा है। ये क्या हुआ? अनुभव। तो मन पहचान पाया वृत्ति है और ये हमसे बड़ा है। वृत्ति को पहचान पाया, उसमें न्याय धर्म सत्य है, ये बड़ा है। ये क्या है? अनुभव। वृत्ति चित्त में क्या करता है? फिर अनुभव। तो अनुभव क्रिया कहां से? मन से ही शुरू हो जाता है। पहले मन वृत्ति का अनुभव करता है, वृत्ति चित्त का करता है, चित्त बुद्धि का, बुद्धि आत्मा, और आत्मा सह अस्तित्व में अनुभव करता है। ठीक है, ये एक अनुभव की प्रक्रिया है। जब अनुभव करता है तो इसके संकेतों को ग्रहण भी करता है, इसके अनुसार चलता भी है।
अनुभव किया आप हमसे बड़े हैं, तो हम आपकी बात सुनेंगे कि नहीं, आपका जो क्रिया उसको करेंगे। तो एक है देख पहचाना, और उसके बाद उसने उसके अनुसार फिर करना शुरू किया, ये है मनन। बात समझ रहे हो? तो मनन भी हो गया, और फिर करके संसार में देखा, संसार में किया, करके देखा, मूल्यांकन किया, अब ये दृष्टा है। ठीक है, उसको क्या है, दृष्टा, देख लिया, दृष्टा बन गया, मूल्यांकन किया। तो 3 काम हो गया, मन वृत्ति को पहचान पा रहा है, उसके अनुसार चलने को तैयार हो गया, और चल के देखा, चल लिया, प्रमाण मिल गया, उसको देख लिया। देख लिया तो दृष्टा है। दृष्टा कब है? प्रमाण के बाद। प्रमाणित नहीं है तो दृष्टा नहीं है। तो हम बोलेंगे कि मानव जो है दृष्टा पद प्रतिष्ठा में है। कब है? मानव कब है? जब वो अनुभव को प्रमाणित कर लिया संसार में। किसमें? परिवार, समाज और सार्वभौम व्यवस्था में। कैसे? मूल्य, चरित्र, नीति पूर्वक। जब संसार में सहअस्तित्व प्रमाणित हो गया, उसने देख लिया, तब वो क्या है? दृष्टा है। तब वो दृष्टा है। दृष्टा किसका है? जीने को देखना। ठीक है, अब दृष्टा बनना है, उसको जीने में देखना है, तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा? अनुभव, और अनुभव के अनुसार उसको चलना है, उसको प्रायोरिटी में लानी है। तो मन में एक मेजर काम है मनन होना, मन रम जाना वृत्ति में। अगली बार शिविर में ना भैया, बच्चों के लिए कुछ अलग इंतजाम करना पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं होता कि बहुत, कई बार ना ज्यादा हो जाता है। तो मन जो है उसमें रम गया। तो मन का रम जाना, मन रमने का मतलब क्या है? मन वृत्ति के अनुसार काम करना। ठीक है, तो मन वृत्ति का अभी क्या है? मन कैसे काम कर रहा है? संसार में जो भौतिक रासायनिक वस्तु है, मन इसमें तदाकार है। किसमें? शरीर में। मन तदाकार होकर के भौतिक रासायनिक वस्तुओं में काम करता है। अब उसको मन में शरीर से अलग होना है, तो जब श्रवण करेगा, अर्थ का आस्वादन होगा, तो अर्थ के स्वाद से उसके जीवन में जो उत्सवशीलता आती है, वो क्या करता है? अब वृत्ति को बड़ा मानता है, उसको ज्यादा सुखदायी मानता है, न्याय को। समझ रहे हैं? तो उसके लिए फिर धीरे धीरे न्याय एक बड़ी चीज हो जाती है, उसके प्रायोरिटी में आने लगता है। फिर उससे उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तो चलता रहेगा वो ऑनगोइंग, वो तो साक्षात्कार में भी चलता रहेगा। एक एक का साक्षात्कार होगा। अध्ययन तो एक लंबा क्रम है, 2 साल 3 साल लगेगा। तो श्रवण भी होता रहेगा, मनन भी चलता रहेगा, और साक्षात्कार होता रहेगा। ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है ना। ऐसा थोड़ी कि एक पूरा हो गया तो दूसरा शुरू होगा। ये तो देखो, अध्ययन एक प्रक्रिया है, वो तो चलता रहेगा। खाली एक चीज है अनुभव, जो प्रक्रिया नहीं है। अनुभव, अध्ययन क्या है? ऑनगोइंग रहता है, कई साल, 2 साल, 4 साल। अनुभव नहीं है। अनुभव फिर एक बार में, एक ही चीज है जो एक बार में है, वो है अनुभव। तो अध्ययन एक क्रमिक चीज है। अध्ययन क्रमिक है, अनुभव एक बार में पूरा है। तो अध्ययन में तो चलेगा। अब अध्ययन में 3 भाग हो गए, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तीनों क्रमिक ही है, क्रम से होता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, होगा ना बोध शुरू। जब यहां से पहले तो मनन एक सुदृढ़ स्थिति में आना चाहिए। मनन में सुदृढ़ ये हो गया कि अब न्याय किसी भी हालत में, न्याय किसी भी स्थिति परिस्थिति में, न्याय नीचे नहीं जा रहा है, लाभ ऊपर नहीं आ रहा है,
जब तक ये नहीं होगा तब तक मुश्किल है। फिर न्याय जब तक भाई प्रबल ही नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? फिर उसके बाद अध्ययन शुरू करता है और धीरे धीरे एक एक का साक्षात्कार होता जाता है, क्रम से चीजें इकट्ठा होती जाती हैं। ठीक है, हाँ भैया। दूसरा है न्याय धर्म सत्य दृष्टि सहज तुलन आभास। मतलब आप अब तौल पा रहे हो किसके आधार पे? तुला पे क्या रख लिया? न्याय धर्म सत्य। यदि न्याय धर्म सत्य तुलना होने लगा तो फिर तुलना किसमें? न्याय अन्याय के बीच में है, न्याय और प्रिय के बीच में नहीं है। न्याय प्रिय को जैसे हम बोले तुलना करना है, एक पत्थर है और एक गाय है, तुलना कर सकते हो? पत्थर का गाय से कैसे तुलना होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों क्या है? एकदम अलग चीज है। लेकिन एक गाय है काली और एक सफेद है, मान लो उसका काउंटर कोई, या एक गाय है और एक बकरी है, चलो उसके कुछ नजदीक होगा तो कर सकते हो, या जीवित गाय और कुछ मरी हुई, कुछ इस तरह से नजदीक लाना पड़ेगा, समझ रहे? तो तुलना किसमें है? न्याय और अन्याय के बीच में, ये है। तो जो ही न्याय प्रभावी होता है, प्रिय कहां आने लगता है? फिर अब मन में। प्रिय की तुलन नहीं होते, फिर मन में प्रिय रहता है। और फिर जो खाने का स्वाद है वो तुलन के लिए नहीं होता है, केवल शरीर स्वास्थ्य के लिए उस अर्थ में प्रिय चीजें चाहिए बस। शरीर क्या है? व्यवस्था है एक, उसी से हमको जागृति होती है। तो हम कुछ भी डालेंगे ऐसा नहीं है, हम कोई बदबू वाला स्वाद वाला चीज थोड़ी डालेंगे। मन को स्वीकार होगा वही खाना हमारे स्वास्थ्य को बनाएगा। मन को स्वीकार ना हो, मन मार के खाएंगे तो वो भी जीवन में रस जो निकलने हैं, जो हमारे शरीर में केमिकल्स होते हैं, वो तब निकलता है जब मन स्वीकार करता है। मन स्वीकार नहीं कर रहा है तो कोई ऐसे रस, जो खाने का जो शरीर को लगना है वो रसों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रकृति में रस रहते हैं। तो रसा स्वादन भी जरूरी है, लेकिन उससे मेरे जीने के लिए न्याय का कोई स्वरूप है ऐसा कुछ भी नहीं है। खाना खा नहीं तो अब आपका संबंध क्या हो जाता है? कई बार खाने के आधार पर ही बनाने लगते हैं। हमारे जुड़ने का बहुत बड़ा भाग हो जाता है क्या? खान पान हो जाता है कि नहीं? तो ये खान पान से जुड़ना ठीक नहीं है, ज्ञान के साथ जुड़ना चाहिए। खाना हो गया ठीक है यार, नहीं होगा कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन जब हम भ्रमित रहते हैं तो खाना का एक बहुत बड़ा भाग उसमें हमारा सोशलाइजेशन है। तो खाने के साथ हम जुड़ना दोनों जो है प्रॉब्लमेटिक है मेरे अनुसार। तो क्यों जोड़ना है उसके साथ? वही आएगा खिलाएंगे, नहीं आएगा नहीं खिलाएंगे, मतलब वो इस तरह से चलना नहीं चाहिए। तो जो मैं कह रहा था परिभाषा लगाइए भैया फिर से। तो एक और परिभाषा है श्रवण मनन प्रक्रिया। इसमें 3 अभ्यास है, शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास। इस पर भी थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे कि ये तीनों अभ्यास क्या है, आगे आएगा अभ्यास। तो शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, ये तो हो गया एक अध्ययन के लिए। इसके बाद निधिध्यासन, प्रतीति, साक्षात्कार पूर्वक चिंतनाभ्यास। तो ऐसे 4 अभ्यास है। जब हम समझने जा रहे हैं तो शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास, और जब समझ को प्रमाणित करने जा रहे हैं तो चिंतनाभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास। थोड़ा उसको मैंने करेक्ट किया था, पता नहीं बदला नहीं, ठीक है। तो समझ रहे हो? पहले हमको शास्त्राभ्यास। शास्त्राभ्यास क्या है? शास्त्राभ्यास क्या है? माइक लीजिए, इनको दीजिए, दीदी को। शास्त्राभ्यास बताइए। जो वाङ्मय है उसको पठन, अर्थ, परिभाषा सहित करना। और कौन बताएगा? जो परिभाषा में बिना देखे बताना है, बताइए।
कौन बताएगा? जो भी ऐसे सोच रहे हो सुन के, शास्त्राभ्यास माने क्या? सही अर्थ बैठाना। और शास्त्र अभ्यास, सही विचार को लाना। बताइए। बार बार पढ़ना, शास्त्र अभ्यास, बार बार शास्त्र को पढ़ना, रिपीट करना। बताइए। शास्त्र अभ्यास मतलब हमें उसे ऐसा जीना। बहुत अच्छा। यहाँ पे बात ठीक है। एक शास्त्र क्या है? स्वानुशासन से जीने की प्रेरणा। स्वानुशासन क्या है? स्व मतलब होता है आत्मा। स्व मतलब आत्मा। आत्मा से अनुशासित होकर जीना है। तो आत्मा से अनुशासित जीना कैसा होगा हमारा? संसार में सहअस्तित्व प्रमाण करना है। चारों अवस्था में जो संतुलन है उसको प्रमाणित करना है। तो स्वानुशासन में जीने वाला व्यक्ति अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जिएगा, और उसी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में वो क्या बना रहा है? परिवार। तो परिवार में कैसे जी रहा है? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के सूत्र के साथ जी रहा है। अखंड समाज का सूत्र क्या है? समाधान। सार्वभौम व्यवस्था का सूत्र निकलता है समृद्धि से। ठीक है। तो ये जो बात है, ये जो व्यवस्था में जीने की बात है, ये जो अस्तित्व में संतुलन प्रमाणित करते हुए जीने की बात है, इसकी प्रेरणा हमारे अंदर, हमको इसको प्रमाणित करना है। प्रमाणित करने के लिए जो अभ्यास है, प्रमाणित करने की प्रेरणा से भरते जा रहे हैं कि मुझे यही प्रमाणित करना, यही प्रमाणित करना, यही, इसका नाम है शास्त्राभ्यास। कैसे होता है? जब मैं शास्त्र का अध्ययन करता हूं, समाज शास्त्र, जो भी शास्त्र है, तो शास्त्रों का अध्ययन करने से क्या हो रहा है मेरे अंदर? क्या, जैसे अभी इतनी देर से सुन रहे हैं, तो सुनने से क्या भरता जा रहा है? कि मुझे ऐसे ही जीना है। ठीक है। संसार में अभी ऐसा नहीं जीना है जैसे हम जी रहे थे। तो ये प्रेरणा बन रही कि नहीं? तो ये प्रैक्टिस करना है आपको। जितना आप शास्त्र का अध्ययन करोगे तो शास्त्र के अध्ययन में क्या हो रहा है? हमको प्रमाणित होना है, हमको प्रमाण प्रस्तुत करना है। ये प्रेरणा कहां से आ रही है? शास्त्र से। इसलिए शास्त्र का मतलब है स्वानुशासन में जीने की प्रेरणा। हम संतुलन को प्रमाणित करते हुए जिएंगे, चार अवस्था सदा बनी रहे ऐसे जीवन को अपनाएंगे। हम न्याय धर्म सत्य पूर्वक ही जिएंगे। हम कैसे जिएंगे? न्याय धर्म सत्य पूर्वक ही जिएंगे। इसको ही प्रमाणित करना है। ऐसी प्रेरणा से भरते जा रहे हैं। इसका क्या नाम है? शास्त्राभ्यास। किताब पढ़ना शास्त्राभ्यास नहीं है। पढ़ने का कोई खाली मतलब नहीं है। प्रमाण के साथ शास्त्र है, जीने के साथ शास्त्र जुड़ा हुआ है। जीना शास्त्र है। हम नहीं जी रहे हैं और शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं होती है। ठीक है। तो जीने के साथ जुड़ते जाना। लगाइए भैया, समय तो हो गया है, थोड़ा 5 मिनट बाकी है। अब व्यवहाराभ्यास क्या है? व्यवहार में भी तो अभी जब हम जी रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? एक मानव के साथ, तो ये मानव के साथ न्याय धर्म सत्य प्रमाणित करने के लिए कुछ प्रैक्टिस है, और प्रकृति के साथ नियम नियंत्रण संतुलन करने के लिए भी कुछ अभ्यास चाहिए। तो ये जो नियम नियंत्रण संतुलन, न्याय धर्म सत्य को प्रमाणित करना है, ये भी कहाँ गया? अभी जीने में। तो जीने में ये सब प्रमाणित हो रहा। अब इसमें अभ्यास कौन कर रहा है? कौन अभ्यस्त हो गया है? जीवन अभ्यस्त हो गया। उसमें भी कौन सा? आशा विचार इच्छा। ये आपका आशा विचार इच्छा अभ्यस्त है। तो अभ्यास में परिमार्जन किसको कर रहे हैं आप? आशा विचार इच्छा को। क्योंकि अभ्यस्त कौन है? आशा विचार इच्छा अभ्यस्त है। तो जो आशा विचार इच्छा अभ्यस्त हो गई है शरीर मूलक, उसको एक नए अभ्यास से जोड़ना है। कौन से अभ्यास से?
अनुभव मूलक से, उसको नया अभ्यास कराना है, उसको इसके अभ्यास को बदलना है, ठीक है। और उसके लिए न्याय धर्म सत्य, तो उसको क्या प्रैक्टिस कराना है? न्याय धर्म सत्य का अभ्यास कराना है। किसको? आशा विचार इच्छा को। ये एक दिन में नहीं बदलता है, इसको बारंबार बारंबार प्रैक्टिस कराना पड़ता है, प्रैक्टिस से बदलता है। प्रैक्टिस क्या है? श्रवण और मनन। श्रवण और मनन पूर्वक ये जो जीवन की शक्तियां हैं, इनके अभ्यास को हम बदलते हैं, बारंबार करके बदलना पड़ता है। तो रिपीटेटिव कार्यक्रम है इसके लिए, एक दिन में नहीं बदलेगा, अभ्यस्त है, कई जन्मों से अभ्यस्त है। ये शरीर मूलक जीने का अभ्यास हो गया, इसको चला चला कर उसके अंदर जो अध्यास की रेखाएं हैं शरीर मूलक बहुत गहरी बैठी हैं, ठीक है। तो इसके जो अभ्यास हैं, अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो हमको अध्ययन में यदि जाना है तो हमको अपनी आशा विचार इच्छा को नए तरीके से अभ्यस्त करना होगा। अभी आशा विचार इच्छा बहिर्गमित है, उसमें अभ्यस्त है, समझे आप? आशा विचार इच्छा बहिर्गमित है, पूरी तरह से शरीर और संवेदनाओं के साथ जीने का अभ्यास हो गया, उसको बहुत ही प्रैक्टिस में आ गया है। तो उसके प्रैक्टिसेस को हमको चेंज करना है। तो कैसे मैं करूंगा? उसके लिए 3 चीज लगाऊंगा, शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास। इसको करूंगा तो जो जीवन की शक्तियां हैं उसके अभ्यास बदलेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? अभ्यास, तो इस तरह से हमको अभ्यास करना है। अभ्यास इसलिए जरूरी है क्योंकि जीवन अभ्यस्त है शरीर मूलक जीने का। तो अध्ययन हमको आगे करना है। अध्ययन हम कर ही नहीं पाएंगे यदि हम अभ्यास ना करेंगे, क्योंकि उसका अभ्यास तो हो गया है बाहर शरीर मूलक। और बच्चों का क्या है? बच्चे बड़े हो रहे हैं, शरीर मूलक ही जीने के अभ्यस्त हो जा रहे हैं। और पेरेंट्स भी कैसे हैं? शरीर मूलक ही अभ्यस्त हैं। तो शरीर मूलक कार्यक्रम चलता जाता है, जबकि पूरा कार्यक्रम क्या है? जागृति मूलक, अनुभव मूलक होना है, अस्तित्व मूलक होना है ना। तो जीवन 2 तरीके से अभ्यस्त हो जाता है। एक है, यह है बीच में जीवन, यह है जीवन, इधर है शरीर और इधर है अस्तित्व। अब जीवन कैसे अभ्यस्त हो गया है? कैसे अभ्यस्त हो गया है? शरीर मूलक। शरीर के अब किसके अभ्यास बहुत गहरे हैं, और इसको अभ्यास किसको कराना है? अस्तित्व मूलक। लेकिन करेगा कौन अभ्यास? जीवन में कौन सी चीज? यही अभ्यास करने वाली चीज है, ठीक है। इसी को प्रैक्टिस कराना है हमको। पहले आशा विचार इच्छा को ट्रेन करना है। इसको ट्रेन क्या करना है भाई? शरीर मूलक नहीं, तेरे को जीवन मूलक जाना पड़ेगा। इसको ट्रेनिंग देनी है अपने को, ठीक है। एक दिन में उसका ट्रेनिंग बदलता नहीं है। लंबा समय चलाया हुआ है, उसके लिए आसान है, गाड़ी चला रहा है कि नहीं? चला के एकदम इंट्यून्ड हो गया कि बस अब वो तो क्या सोचता भी नहीं है। अभ्यास से क्या हो गया? उसको सोचना वोचना नहीं है, बिना सोचे ही गाड़ी उसकी चल रही है। बाकी सबको जो सुन लिया, सुनने के बाद भी जो ही जीने की बात आई, कहाँ चले गए? शरीर में। क्यों? अभ्यस्त है, ट्रेंड है कि नहीं? तो उसके ट्रेनिंग को खत्म करने के लिए उसको ट्रेन नए तरीके से करना पड़ता है। नए तरीके से करने के लिए उसको बारंबार रिपीटेटिव
अगेन एंड अगेन करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो उसका अभ्यास बदलेगा ही नहीं। ट्रेनिंग है एक्चुअली। तो हम एक तरह से आशा विचार इच्छा को ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? कि आपको भाई इधर शरीर के लिए नहीं, अस्तित्व के लिए करना है। ठीक है ना? अनुभव के लिए आपको ट्रेन होना है, अनुभव पूर्वक जीना है, ज्ञान के साथ जीना है, शरीर के साथ मामला नहीं चाहिए। ये उसका प्रैक्टिस है। समझ में आया प्रैक्टिस? तो अभी शायद यहां रुकना ही पड़ेगा, लेकिन चलो एक दो परिभाषा है। और उस प्रैक्टिस के लिए एक और चीज चाहिए, उसमें निरीक्षण। अभी मनन का ही चल रहा था, तो मैं आगे अभ्यास पे, अभ्यास बाद में और बताऊंगा धीरे से। फिर एक और परिभाषा है मनन का, निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण। मनन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? निरीक्षण परीक्षण और सर्वेक्षण, ये करना पड़ेगा उसको। निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण द्वारा ही जो न्याय धर्म सत्य है वो प्रबल होता है। निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण क्या, आगे बताता हूं आपको। उसके बाद विवेकात्मक अध्ययन, जीवन का अमरत्व एवं शरीर का नश्वरत्व, व्यवहार के नियम सहित न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण, धर्मपूर्ण विचार में प्रवृत्त होना, इच्छा विचार में स्थापित होना, इसका नाम है मनन। तो मनन में क्या हो रहा है? ये जो हमारा अनुकरण करना है, अनुसरण करना है, किसका? व्यवहार का। कौन सा व्यवहार का? न्यायपूर्ण व्यवहार का है? तो इसको हमको अनुकरण करना है, अनुसरण करना, ये यही रास्ता है। मनन में क्या करना पड़ता है हमको? अनुकरण और अनुसरण, जरूरी चीज है। हम अनुकरण अनुसरण ना करें और मनन की क्रिया शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हमको किसी को तो फॉलो करना पड़ेगा, वो जरूरी काम है। हम सोच रहे हैं हम ही सब समझे, ऐसा नहीं होता है। आपको कोई स्टेप पे चलना पड़ेगा, ये भी एक जरूरी काम है। इसमें क्या अनुकरण करें? समाधान समृद्धि के जीने का मॉडल है, उसको अनुकरण करिए, प्रैक्टिस करिए। तो हमारे आशा विचार इच्छा में, हमारी इच्छा और विचार में क्या स्थापित हो जाए? धर्मपूर्ण, इसको व्यवस्था के अर्थ में सोचे। हमारी इच्छा किसके लिए सोचे? व्यवस्था के लिए। ठीक है? व्यवस्था के अर्थ में ही सारे इच्छा और व्यवस्था के अर्थ में ही सारे विचार, ये सब करते हैं तो हमारे अंदर मनन क्या होता है? पुष्ट हो जाता है। ठीक है? तो यहां रोकते हैं और हम लोग फिर लंच के बाद मिलते हैं।